हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर बातें करने वाले एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जो हमको शिक्षक भर्ती के लिए देखने को मिली है, EMRS की वैकेंसी। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पीजीटी की वैकेंसी आई हुई थी और पीजीटी के कुछ पोस्ट हमको देखने को मिले थे। अभी हमको फाइनली अब टीजीटी के भी बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिली है। EMRS जो स्कूल है उसमें, है ना, एकलव्य जो आवासीय विद्यालय है, सभी स्टेट्स में जो विद्यालय पाई जाती है ना, उसमें इसमें हम सारे डिटेल्स को, सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, आप लोगों को अच्छे से कंफर्मेशन देंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए जरूरी है जानना, है ना। सबसे पहली चीज़ तो हो जाती है कि भाई फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट है, तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट की अगर आप बात करोगे तो लास्ट डेट कब है, 18/8/2023 को, ठीक है, 18/8/2023 को, मतलब 18 अगस्त को आपको लास्ट डेट है। तो तब तक आपको फॉर्म भरना है, आप जल्दी से भरने स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। फीस की अगर हम बात करें तो फीस कितना है, टीजीटी के लिए फीस है 1500 रुपये, और हॉस्टल वार्डन, देखो दो अलग अलग भर्तियाँ हमको देखने को मिलेगी इसमें, है ना। दो अलग अलग चीज़ों की वैकेंसी है। कौन कौन सा, एक तो टीजीटी की वैकेंसी है और एक है हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी। ठीक, हॉस्टल वार्डन के लिए फीस कितना है, 1000 फीस है, और टीजीटी के लिए 1500। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी क्लियर नहीं कराया गया है कि कब तक इसका एग्जाम, और ये जो डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स वगैरह अभी भी क्लियर नहीं है। जल्दी आप लोगों को जो फॉर्म फिलिंग खत्म होगी उसके बाद क्लियर कर दिया जाएगा। वैकेंसीज की हम बात करेंगे आगे, कितनी वैकेंसीज है। फिलहाल आप इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं जो जरूरी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, जो फीस है जो अपने हमने ऊपर बताया वो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए नहीं रहेगा। ठीक है, नो रिक्वायर्ड फीस विल बी एप्लीकेबल फॉर एससी एसटी, मतलब इन सब के लिए फीस फ्री है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, हम चलेंगे कितने पोस्ट है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो EMRS एकलव्य विद्यालय की जो स्कूल्स है जहाँ पर टीजीटी की वैकेंसी है, इसमें टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 5660 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी टीजीटी का। और हॉस्टल वार्डन की अगर हम बात करें तो 335 मेल और 334 फीमेल के लिए हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज है। तो टोटल कितने हो गए, दोनों मिलाकर 6329 टोटल पोस्ट हो जाते हैं टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के पोस्ट मिला के। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज कितने कितने पोस्ट है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सब्जेक्ट वाइज पोस्ट को। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो 606 टोटल पोस्ट है, और उसमें यूआर के 248, ईडब्ल्यूएस के 60, ओबीसी एनसीएल के 163, 90 एससी में और 45 एसटी में। इस तरह से लगभग सभी सब्जेक्ट्स में हमको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिले हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ अभी, कि जितने भी पोस्ट आप लोगों को दिख रहे हैं ना, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के स्कूल्स के पोस्ट है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में एकलव्य के विद्यालय है, उन सबका पोस्ट है ये पूरा। अलग अलग लैंग्वेज के पोस्ट जैसे बंगाली, गुजराती, कन्नड़, इस सब में भी आप लोगों को अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेंगे, है ना। सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर संस्कृत में आप लोगों को दिख रहा होगा, 358 कुल वैकेंसीज है संस्कृत के पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलेंगे और देख लेते हैं कि और कौन कौन से पोस्ट है। तो जो मिसलेनियस कैटेगरी के भी पोस्ट होते हैं टीचर्स में ना, उसके भी है, जैसे म्यूज़िक हो गए, ठीक है, आर्ट्स, पीटी, और ये लाइब्रेरियन के भी पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग 1697 कुल और पोस्ट हमको देखने को मिलती है मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स में। ठीक है, के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगी उसको हम आगे देखेंगे। आगे चलेंगे और देखते हैं कि और आगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में अगर हम आए तो नॉन टीचिंग पोस्ट में क्या है भाई, हॉस्टल वार्डन है। ठीक है, मेल और फीमेल का अलग अलग 335 और 334, इसमें अलग अलग पोस्ट वाइज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यूआर के 137, ईडब्ल्यूएस में 33, ओबीसी में 90 और एससी एसटी में 50-25 के आसपास पोस्ट है। ठीक, तो ये तो हो गई कुल वैकेंसीज की बातें। अब हम चलेंगे अदर इंस्ट्रक्शंस में कि फॉर्म के लिए एलिजिबल कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल, इंडिया के कोई भी सिटीजन इसमें फॉर्म डाल सकेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी कि क्वालिफिकेशंस ओनली 8 एंड नेसेसरी सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफाइड, मतलब जो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी क्वालिफिकेशन है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अवेलेबल होनी चाहिए। वो एक मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, उससे पहले तक अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक, सैलरी को अगर हम देखें कि क्या क्या सैलरीज होती हैं इन पोस्ट के लिए, तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया और सैलरी आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। लेवल 7 का 44,900 से स्टार्टिंग है ये पे स्केल आप लोगों का बेसिक। ठीक है, टीजीटी का, क्योंकि सेंट्रल लेवल का पोस्ट है तो सेंट्रल लेवल की सैलरी यहाँ पर मिलती है, जैसे केवी और एनवीएस के स्कूल्स में आप लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, मिसलेनियस पोस्ट की अगर हम बात करें तो वो है जैसे म्यूजिक, पीटी और इन सब के लिए 35,000 से, हॉस्टल वार्डन है 29,000 से बेसिक। ठीक है, इसके बाद हम एग्जाम की बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, विल बी कंडक्टेड OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। ठीक है, मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा आप लोगों का, जो कि बहुत ही बढ़िया, ये भी पेन पेपर मोड पर एग्जाम होगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे एग्जाम पैटर्न में। तो एग्जाम पैटर्न आप देख पा रहे होंगे कि टीजीटी में कुल 120 आपको
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 30 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से पूछे, मतलब कुल 150 नंबर का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा टीजीटी में। ठीक है, 150 नंबर में क्या क्या रहेंगे देख लीजिए एक बार और। ये सिलेबस है आप लोगों का। जनरल अवेयरनेस मतलब जीके के क्वेश्चंस होंगे 10, रीजनिंग के होंगे 10, आईसीटी मतलब कंप्यूटर नॉलेज के होंगे 10, टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे 10। ठीक है, शैक्षणिक जो अभिरुचि है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड उसके 10। उसके बाद 80 नंबर के होंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। 80 नंबर के क्या होंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। इस तरह से कुल 80 नंबर के आपको सब्जेक्ट से देखने को मिला। सब्जेक्ट से आपको ना ये ABCD अलग अलग में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस तो हो गया, जैसे यहाँ पर 65, 10, 5 के फॉर्मेट में आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो देखो 65 नंबर के तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो 10 नंबर के क्वेश्चन क्या होगा, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी, मतलब पैडागोजी से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट में जो पैडागोजिकल चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद C और जो D है 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कहाँ से, NEP जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है वहाँ से, खेलो इंडिया और फिट इंडिया जो सिमिलर प्रोग्राम है वहाँ से, है ना। तो ये तो हो गए कुछ आपके डिवीजन किसका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसका। 3 घंटे का कुल पेपर होना है 150 नंबर का। ठीक है, अब हम चले देखते हैं कि जो एक ये तो 120 नंबर का हो गया ऊपर, है ना। अब 30 नंबर के जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिखेंगे ना सब्जेक्ट का, उसका क्या फंडा है वो देख लीजिए एक बार। तो 30 नंबर के आपको ना 3 अलग अलग विषय के क्वेश्चंस दिखेंगे। कौन कौन सा, ये लैंग्वेज के पेपर होगा। एक तो हो जाएगा जनरल हिंदी का, एक तो हो जाएगा जनरल इंग्लिश का, और एक हो जाएगा आपका रीजनल लैंग्वेज का। रीजनल लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, आप रीजनल लैंग्वेज में आपकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी आपके लोकल लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने को मिलती है ना, जो रजिस्टर्ड लैंग्वेज है उनमें से लैंग्वेज पूछे जाएंगे। जैसे बंगाली, डोंगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ये सभी जो आप लोगों को दिख रहा है वो सभी। ठीक, अब इसमें जैसे आप हिंदी एरिया से है, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से है, तो फिर से आपका हिंदी हो जाएगा। एक तो जनरल हिंदी वहाँ पर है ही, और भाषा से एक और हिंदी मिल जाएगा। तो कुल 20 नंबर की हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, है ना। 10 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर की हिंदी, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर हिंदी को चूज करते हैं लैंग्वेज के रूप में। तो आपको चूज करना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग के टाइम में कि कौन सा लैंग्वेज आप चूज कर रहे हैं, है ना। 3 दो तो जनरल हो गए, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। आपको एक और लैंग्वेज चुनना पड़ेगा, तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र है तो हिंदी चुनेंगे, जो भी दूसरे लैंग्वेज वाले हैं वो दूसरा अपना लैंग्वेज चुन सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से कुल 30 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। पार्ट 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in part 6। ये जो पार्ट 6 में ये है ना, ये क्वालिफाइंग होगा, नेचर में क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा। और आपके जो ऊपर के जो क्वेश्चंस है ना, जो 120 नंबर के आप पेपर बनाएंगे वो तभी चेक किया जाएगा जब आप इन तीनों सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स गेन करते हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स में मिनिमम कितने परसेंट मार्क गेन करते हैं आप, 40% मार्क गेन करते हैं। 40% मतलब कितने नंबर, आपको हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 4 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, 10 नंबर का होगा सभी, तो हर एक सब्जेक्ट में कम से कम मिनिमम आपको 4 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप तीनों में से किसी भी एक विषय में 3 नंबर लाते हैं जैसे, आप क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, और आपका जो पेपर है ना ऊपर जो कितना भी नंबर लाए हैं आपका चेक नहीं होगा। तो इस तरह से इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। चलिए हम आगे चलेंगे। अब ये तो हो गई बात किसका, सिलेबस का। आगे हम चलते हैं किसके ऊपर, हॉस्टल वार्डन के ऊपर। अभी जितनी चीज़ें हमने देखा वो इंपॉर्टेंट था किसके लिए, टीजीटी के जो पोस्ट है ना, टीचिंग पोस्ट, उसके लिए। ठीक है, हॉस्टल वार्डन की जो चीज़ें हैं उसमें देख लेते हैं। हॉस्टल वार्डन में आपको 120 नंबर के कुल प्रश्न दिखेंगे। कौन कौन सा होगा, जनरल अवेयरनेस के 10, रीजनिंग के 20, कंप्यूटर के 20, और नॉलेज ऑफ पॉस्को इन अदर चिल्ड्रन सेफ्टी, अच्छा पॉस्को एक्ट और जो अदर चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट बना है ना, अधिनियम, उसका 10, और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, प्रशासनिक जो एप्टीट्यूड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30 नंबर। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी फिर भी इसमें भी 30 नंबर के आप लोगों को देखने को मिलेगा, हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनिंग के, है ना। 10 नंबर सभी का होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसा तो नहीं दिया गया है, तो ये इसमें सिर्फ ये बोला गया कि 30 नंबर आपके लैंग्वेज से पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 120 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है मार्किंग स्कीम का। तो भाई यहीं में 1 नंबर मिलेगा, और गलत में 0.25 काटे जाएंगे, मतलब 4 गलत में एक नंबर काटा जाएगा माइनस मार्किंग के रूप में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम चलते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशंस क्या क्या है ना। जो कि सबसे पहले बात आती है एज लिमिट का। तो एज लिमिट कितना होना चाहिए भाई, आपके 35 साल से ज़्यादा आप नहीं होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के केस में। ST SC OBC को जो छूट मिलता है ना वो मिलेगा, जो 5 साल या जितने भी साल की छूट मिलती है उसमें। ठीक है, और जो एम्प्लॉय है ऑलरेडी किसका, ये हमारे से एकलव्य का, उसको 55 साल का है आपका मिनिमम क्राइटेरिया सभी सब्जेक्ट के लिए, है ना, इसमें TGT में। ठीक, उसके बाद हम चलेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ रीजनल कॉलेज, मतलब आपको देखो यहाँ पर सबसे मेन चीज समझना पड़ेगा, जिस पोस्ट के लिए आप डाल रहे हैं ना उस पोस्ट के लिए आपका क्या होना चाहिए, उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर पोस्ट वाइज सिलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ, देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आप हिंदी
सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं तो आपका हिंदी में क्या होना चाहिए, हिंदी में एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए हिंदी, ठीक है। इंग्लिश में डाल रहे हैं तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए ऑल 3 ईयर्स, पूरे 3 साल में, ठीक। मतलब इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हैं तभी पात्र होंगे। मैथ्स के लिए मैथ्स में पढ़े होना चाहिए। टीजीटी साइंस का भी बात कर रहे थे, टीजीटी साइंस में आपको बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं किसमें, सोशल साइंस में। सबसे जरूरी होता है सोशल स्टडी वाला जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो। तो देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बोल रहे हैं सोशल स्टडी में, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। नीचे दिए हुए सब्जेक्ट में कोई 2 होनी चाहिए। कौन कौन सा है भाई, हिस्ट्री, जियोग्राफी, अच्छा हिस्ट्री विद जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। एक तो हिस्ट्री कंपलसरी है बोला जा रहा है, और हिस्ट्री के साथ क्या होना चाहिए, जियोग्राफी या तो इकोनॉमिक्स या तो पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए। पहला केस है ना। दूसरा केस क्या है, जियोग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, मतलब कुल मिलाकर आपको एक तो हिस्ट्री होनी चाहिए या तो एक जियोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। जियोग्राफी के साथ या तो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो। ये तो हो गया दूसरा केस, है ना। उसके बाद अगर हम और आगे चलें तो हिस्ट्री और जियोग्राफी ये सब शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर्स इन ग्रेजुएशन। हिस्ट्री और या जियोग्राफी होनी चाहिए, ये कंपलसरी है बोला गया है, ठीक है। चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए। कौन कौन सा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में, और जिसमें इन विच वन मस्ट बी अदर, और उन चारों में ना इन दोनों में से कोई एक तो कंपलसरी है, हिस्ट्री या जियोग्राफी, ठीक। तो आई होप कि आपको सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। जब हम टीजीटी की बात करते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, ये आप सेक्शन देखेंगे, पास्ड द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ना CTET पास होनी चाहिए अगर आप इसके लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं टीजीटी के लिए। तो मतलब जो स्टेट टीटी है ना आपके वो नहीं चलेगी, यहाँ पर स्पष्ट यहाँ पर क्लियरिफिकेशन दिया हुआ है। और उसके बाद और आगे आप देखेंगे बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंपलसरी। जो डीएड है ना, जो या डीएलएड है उसको यहाँ पर मान्य नहीं किया गया है, किसके लिए, टीजीटी के पोस्ट के लिए। तो आपके पास बेसिकली होना चाहिए बीएड और सेंट्रल टीटी, ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे अब टीजीटी म्यूजिक वगैरह का। तो म्यूजिक में आपको क्या है, बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये तो ये हो गया, ठीक है। 35 साल इसका एज लिमिट है। आर्ट्स में ये सभी डिग्री होनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं उसके लिए, जो हॉस्टल वार्डन की अगर हम बात करें तो देखो हॉस्टल वार्डन में क्या है, नीचे वाले को देखो, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी सब्जेक्ट में आपको ना एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, ठीक है। किसके लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस आपका, ठीक है। चलिए अभी इसका तैयारी करना चाह रहे हैं, इसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये जितने भी जरूरी आप लोगों की चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है ना। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिलैक्सिंग वगैरह का हमने बात ऑलरेडी कर लिया है। लास्ट डेट तो हमने बता दिया था अगस्त में लास्ट डेट तक मत जाइए, फॉर्म जल्दी से जल्दी इसका फिल कर लीजिए। और हम कुछ आपको ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को इस वैकेंसी से रिलेटेड कराएंगे, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।